हेलो स्टूडेंट्स, बॉर्न इकोनॉमिस्ट आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं एक टॉपिक जो कि डिमांड से रिलेटेड है। हमारी डिमांड की पहली वीडियो जिसमें कि हमने डिमांड का मीनिंग, डेफिनेशन, लॉ ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब इससे पहले का जितना भी कंसेप्ट है वो पहले सारी की सारी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप स्टडी कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मांग की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली होती क्या है? सबसे पहले इलास्टिसिटी को समझने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमें ये पता चले कि कौन सी चीज़ इलास्टिक होती है और कौन सी इनइलास्टिक होती है। देखो, जब भी हम किसी भी एक चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि मान लो ये चौक स्टैंड है, मैंने इसके ऊपर अपना फोर्स लगाया और जब मैं इसकी शेप चेंज करने में कैपेबल नहीं हूँ, ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी ये टूट जाएगा लेकिन इसकी शेप चेंज नहीं होगी, तो इसको हम इनइलास्टिक कहेंगे। ठीक है। ऐसे ही रबर बैंड है, रबर बैंड है, या फिर जैसे ये मेरे पास एक बोर्ड साफ करने का एक डस्टर है। अब मैं इस पर फोर्स लगाती हूँ, ये एकदम जो है स्ट्रेट लाइन में है फिलहाल। मैं इस पर जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगी, इसकी शेप जो है ना मैं किसी भी तरीके से कर सकती हूँ, इसको रोल भी कर सकती हूँ, इसको फोल्ड भी कर सकती हूँ, तो ये जो है ये इलास्टिक है। उसी तरीके से जब हम डिमांड में इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी भी अन्य फैक्टर, किसी भी अदर फैक्टर के कारण जब आपकी डिमांड में चेंज होता है, अब वो अदर फैक्टर क्या है? लाइक इज की प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है, कंज्यूमर की इनकम यदि चेंज हो जाती है तो डिमांड में कितना चेंज आता है, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज आता है, जब हम उस चेंज को मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग के साथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मांग की लोच का अर्थ क्या होता है? It refers to how much quantity demanded of a good will change, यानी कि किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितना चेंज होगा with the change in its price, with the change in its price, कमोडिटी के अपने प्राइसेस में चेंज होने के कारण, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने के कारण, और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, जो भी उससे रिलेटेड गुड है। जैसे कि रिलेटेड गुड दो तरह की हो सकती हैं, एक तो आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर यूज की जाती हैं, जैसे पेट्रोल एंड डीजल। दूसरी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जो दोनों मिलकर एक चीज की डिमांड को पूरा करते हैं, जैसे पेन एंड कॉपी, ब्रेड एंड बटर, दोनों की डिमांड ज्वाइंटली की जाती है। तो इन चीज को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, ये वीडियो आपके बीकॉम के स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि मांग की लोच क्या होती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ना पूरा 16 नंबर का आता है। 16 नंबर के अकॉर्डिंग जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको मीनिंग लिखने के बाद डेफिनेशन लिखनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पर जो प्रोफेसर डूले हैं उनकी डेफिनेशन लिखी है जो बिल्कुल इसके साथ इससे मिलती जुलती है। डेफिनेशन लिखने के एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, तो इसलिए एक डेफिनेशन आप जरूर से लर्न कर लें। The elasticity of demand measures the responsiveness यानी कि रेशो में जब हम इसको स्टडी करते हैं, of the quantity demanded of a commodity of a good to the change in its price of related good and income of the consumer। मैंने ये डेफिनेशन इसलिए लिखी है क्योंकि आप जब मीनिंग लर्न करेंगे, मीनिंग में से ही आपको डेफिनेशन भी लर्न हो जाएगी। अब हम उसके बाद स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, 3 तरह की होती है। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, इसमें हम कहते हैं प्राइस के कारण
डिमांड में होने वाला परसेंटेज चेंज। एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम हमेशा परसेंटेज में मेजर करते हैं, इस चीज को याद रखना। तो इसका यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला बना जाएगा, इसको हम ईपी भी लिख सकते हैं और इसको हम ईडी भी लिखते हैं। तो ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड to the percentage change in prices। ठीक है, यानी कि प्राइस जो कारण है, कॉज नीचे और इफेक्ट ऊपर। कारण क्या है? प्राइस में होने वाला चेंज, उसका इफेक्ट क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड में चेंज। इसीलिए हम कॉज को नीचे लिखते हैं, प्राइस को नीचे, क्वांटिटी डिमांडेड को ऊपर। सेकेंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स में इनकम वर्ड को वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं ई वाई। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर वाला तो ये बिल्कुल एज इट इज आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नीचे यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था तो प्राइस आ गया, यहाँ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो क्या आ जाएगा? इनकम। परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो हम प्राइस लिख देंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो हम इनकम लिख देंगे। अब जब हम बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट किया जाता है ईसी से। ईसी का मतलब है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि ये कंसेप्ट है रिलेटेड गुड्स का। अब जब हम मान लीजिए हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो दो चीजें होंगी, एक पेट्रोल और एक डीजल। एक के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरे की डिमांड पर इफेक्ट होगा। एक के प्राइसेस लेते हैं और एक की डिमांड लेते हैं, तो यहां पर हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल, या फिर हम जनरलाइज कर लेते हैं इसको। जनरलाइज में मतलब हम किसी क्वांटिटी की बात नहीं करते, क्वांटिटी की बात नहीं करते, हम एक्स और वाई गुड ले लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, पेट्रोल को सपोज कीजिए एक्स ले लिया, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ डीजल। हमने डीजल को यहाँ पर वाई ले लिया। वाई के प्राइसेस में चेंज होने से एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड में होने वाला चेंज। अब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसकी मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उसकी मेजरमेंट जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है। अब हम इनकी जब स्टडी करते हैं हम कहते हैं व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इलास्टिसिटी की 5 डिग्रीज हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी और लेस देन यूनिटरी। ठीक है, अब परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? जो चीज बिल्कुल चेंज हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे कीमतों में परिवर्तन आता है वैसे वैसे मांग में अनिश्चित, मतलब जिसको कि हम अनएक्सपेक्टेड कहते हैं, हमें नहीं पता कितनी मांग बदल जाएगी। मांग कीमतें थोड़ी सी कम होने पर या थोड़ी सी बढ़ने पर जब मांग में अनलिमिटेड चेंज आता है उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है और ये आपके प्राइसेस है। यहाँ ये कहा जाता है कि ओपी प्राइसेस पर डिमांड अनलिमिटेड है। ओपी प्राइसेस पर आप जितनी वस्तुएं मार्केट में बेचना चाहते हैं उतनी बेच सकते हैं, लेकिन यदि आपने कीमतें थोड़ी सी भी कम कर दी या थोड़ी सी भी बढ़ा दी तो वहां पर मांग जो है वो खत्म हो जाती है।
ठीक है, ये रियल लाइफ में ये इस तरह के केसेस नहीं देखे जाते, मतलब कि फ्री में भी वस्तुएं जो है ना वो डिमांड की जाती हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि कीमतों में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो गया तो मांग खत्म हो जाएगी। ये अनरियलिस्टिक है, रियल लाइफ में हम ऐसा कंसेप्ट नहीं देखते। उसी तरीके से परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब ये नो चेंज, चाहे आप कितना भी ताकत लगा लो, कीमतों में परिवर्तन कितना भी कर लो, लेकिन मांग में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसके अकॉर्डिंग कि यदि कीमत ओपी है तभी भी डिमांड उतनी ही है, ओक्यू। यदि कीमतें बढ़कर OP1 हो जाती हैं तभी भी डिमांड OQ है, यदि कीमतें कम होकर OP2 हो जाती हैं तभी भी डिमांड OQ है। इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, नो चेंज। ऐसा केस जो है वो लगभग जो हमारी जरूरत की वस्तुएं हैं, नेसेसिटी गुड्स है, लाइक है सॉल्ट, नमक, तेल, उनके केसेस में ऐसा होता है कि उनकी डिमांड प्राइजेस के साथ साथ बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती, लगभग ना के बराबर चेंज आता है। यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। जितना मांग में परिवर्तन है उतना, जितना कीमतों में परिवर्तन है उतना ही मांग में भी परिवर्तन होगा। सपोज कीजिए ये है, इतने प्राइजेस हैं, इतनी डिमांड है, हमने प्राइजेस कम कर दिए OP1 तक, ठीक है, तो प्राइजेस कम होने से मांग बढ़ेगी। मांग कितनी बढ़ेगी? जितनी की प्राइजेस कम हुए हैं, OQ1। यहां पर ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है ED इज इक्वल टू 1। अब मोर देन 1, मोर देन 1 कब होगा? हमने क्या कहा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। सपोज कीजिए क्वांटिटी डिमांडेड में होने वाला चेंज 20% है, प्राइजेस में होने वाला चेंज 10% है, तो कितना आ गया? 2 क्या है? मोर देन 1। यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कीमतों में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कम होता है और मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा होता है, तब डिमांड क्या होती है? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। हम इसका डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे कि यहाँ पर हम कहेंगे कि प्राइजेस इतने, डिमांड इतनी, ठीक है। अब हमने क्या कहा? प्राइजेस में होने वाला चेंज कम है, डिमांड में होने वाला चेंज ज्यादा है। कीमतों में परिवर्तन कम कर दो, डिमांड में परिवर्तन ज्यादा कर दो। इसके लिए कोई क्रैमिंग नहीं, सिर्फ कंसेप्ट को समझो और उसको एक्सप्लेन करो। यहाँ पर इस रेक्टेंगल का एरिया कम होगा और इस रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा होगा। इसको हम कहते हैं ED ग्रेटर देन 1। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी में हम क्या कहेंगे कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें होने वाला परसेंटेज 20% है, लेकिन प्राइसेस में होने वाला चेंज ज्यादा है। ये क्या हो गया? 1/2, इलास्टिसिटी 0.5। यानी कि जब कीमतों में परिवर्तन ज्यादा होता है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में परिवर्तन कम होता है, ठीक है। पहले इनिशियल, अब हमने कहा कीमतों में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा है और मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कम है। हमने इसको दिखाना है स्पष्ट कि प्राइसेस ज्यादा कम हुए लेकिन डिमांड थोड़ी सी बढ़ी। जब हम इन पॉइंट्स को मीट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा कर्व बनता है हम उसको कहते हैं परफेक्टली वो मोर लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। इसका ये है लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप इन सब का एक
सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं जिसमें कि हम सारी की सारी 5 डिग्रीज को एक ही सिंगल डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। उसमें क्या करेंगे, हम ये कहते हैं कि एक स्पेशल केस होता है। अभी तक हमने डिमांड कर्व को स्ट्रेट लाइन में पढ़ा। जब आपका डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में होता है, अभी तक हमने डिमांड कर्व पढ़ा एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में। जब डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में होता है, तब इस डिमांड कर्व के हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप स्टडी करेंगे, इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है। ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पर है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। ये कर्व जो है ये इलास्टिसिटी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके ऊपर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 और इसके नीचे इलास्टिसिटी लेस देन 1। इस तरीके से हम जो इलास्टिसिटी की 5 डिग्रीज है, उन 5 की 5 डिग्रीज को एक सिंगल डायग्राम के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं। आप चाहे तो एग्जाम में वो 5 डिग्रीज बनाएं, चाहे ये सिंगल डायग्राम के अंदर 5 डिग्रीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना, उसको मेजर करने के मेथड्स। ठीक है, सबसे पहला हम स्टडी करते हैं, इसके हमारे पास 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज द परसेंटेज मेथड, सेकेंड वन इज द टोटल outlay method, third point method, fourth arc method, and fifth one is the revenue method. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज मेथड के साथ। जो आपका परसेंटेज मेथड है वही इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग भी है, इसीलिए मैंने आपको मीनिंग अलग से नहीं कराया। आप जब लिखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहले मीनिंग लिखेंगे, फिर डिग्रीज लिखेंगे और फिर परसेंटेज मेथड लिखेंगे। लेकिन मैंने आपको वो इसलिए नहीं कराया अलग से, फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो परसेंटेज मेथड जो है ये प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। ये कहते हैं कि इलास्टिसिटी में हम जब किसी भी क्वांटिटी डिमांडेड, किसी भी कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यदि आप स्टडी करना चाहते हैं तो हम परसेंटेज मेथड से उसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें हमारी इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है माइनस साइन का मतलब है कि जो प्राइस और डिमांड इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन हम लगाकर चलते हैं। वो कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज change in prices of the commodity। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज जो है हम उसको कैसे स्टडी करते हैं, वो होता है चेंज इन क्वांटिटी टू ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे कि सपोज कीजिए ये डायग्राम है, ये आपके पहले प्राइस थे, ये आपने प्राइजेस को कम किया, पहले क्वांटिटी Q थी, क्वांटिटी हो गई Q1। तो ये जो P से P1 का चेंज है इसको हम कहते हैं चेंज। ये जो क्वांटिटी से Q है ये है डेल्टा Q, ये डिमांड कर्व। तो
परसेंटेज चेंज हम कहते हैं कि प्राइजेज जब P से P1 आए, प्राइजेज में कितना चेंज हुआ और इनिशियल प्राइजेज क्या थे। सेम वे में क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा, चेंज इन प्राइजेस इनिशियल प्राइजेस मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, तो ईडी इज इक्वल टू माइनस इसका ये डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। यहाँ पर जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, P ऊपर आ जाएगा और डेल्टा P नीचे, तो फॉर्मूला हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस P अपॉन Q इनटू में डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। This is your formula of the percentage method and this is also the definition of price elasticity of demand. उसके बाद अब हम स्टडी करेंगे टोटल आउटले मेथड के अकॉर्डिंग हम ये स्टडी करते हैं कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज होने के कारण हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना और किस डायरेक्शन में चेंज आया है। डायरेक्शन का मतलब है कि किस दिशा में हमारा एक्सपेंडिचर कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस में हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इन ऑर्डर टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट इज एसेंशियल टू नो हाउ मच कितना एंड इन व्हाट डायरेक्शन और किस दिशा में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण हमारा कुल खर्च कितना परिवर्तन हुआ है उसमें और किस दिशा में, मतलब कि बढ़ा है या कम हुआ है। अब यहां से हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होगी जब प्राइजेस चाहे बढ़े और चाहे कम हो टोटल एक्सपेंडिचर में, टीई का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी परिवर्तन नहीं है, नो चेंज। और इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी जब प्राइजेस बढ़ने, जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है और प्राइजेस कम होते हैं और तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। यानी कि प्राइजेस में होने वाला चेंज एंड टोटल एक्सपेंडिचर में होने वाला चेंज, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन जब होता है, जब नेगेटिव रिलेशन होगा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी और थर्ड वन इज द इलास्टिसिटी लेस देन 1, ये इसके अपोजिट होगा। जब प्राइजेस बढ़ेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर भी यदि बढ़ता है और प्राइजेस यदि कम होते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी यदि कम होता है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन 1 होगी। इस केस में हम कहते हैं कि बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब हम इसको एक टेबल और डायग्राम की हेल्प से स्टडी करेंगे। अब हमारी ये टेबल है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हमने जो भी हम कमोडिटी परचेज करते हैं उसके प्राइजेस लिए हुए हैं। ये है कि इन प्राइजेस पर हम कितनी डिमांड करते हैं और फिर यदि हम इतनी वस्तुओं की मांग करते हैं तो हम उन पर कुल कितना खर्च करते हैं, जब कमोडिटी के प्राइजेस ये हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका ये कॉलम तीनों में सेम रहेंगे, चाहे इलास्टिसिटी 1 हो, चाहे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो, लेस देन 1, 2 4 1 2 4 1 2 4 1। एक बार हमने दिखाना है कि जैसे जैसे प्राइजेस में चेंज आता है टोटल एक्सपेंडिचर
सेम रहेगा। यहाँ से हम इसकी क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 4। हमने इस कॉलम से क्या स्टडी किया कि जब कमोडिटी के प्राइसेस 2 से बढ़कर 4 हो गए तब भी टोटल एक्सपेंडिचर 8 है। 2 से कम होकर 8 हो गए तब भी टोटल एक्सपेंडिचर चेंज है या वो सेम है, यानी कि नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। जब कुल खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं होता वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है। अब क्या है कि जब प्राइजेस 2 रुपीज थे, हमने 4 क्वांटिटी डिमांड की तो हमारा टोटल खर्च था 8 रुपए का। प्राइजेस बढ़ गए, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। प्राइजेस कम हो गए, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। मतलब क्या है कि प्राइजेस increases, total expenditure decreases. Prices decreases, total expenditure increases. जब दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ऐसा ही यहाँ पर है, जब प्राइजेस 2 थे टोटल एक्सपेंडिचर 6 था, अब प्राइजेस 4 हो गए, प्राइजेस बढ़ गए, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। प्राइजेस कम हो गए, टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ। प्राइजेस इंक्रीजेस, कुल खर्च भी बढ़ गया। प्राइजेस डिक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज। यहाँ पर है इलास्टिसिटी लेस देन 1। समझ आ गया? अब हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से स्टडी करेंगे। इस डायग्राम में यहाँ पर तो हमने प्राइस ही लेने हैं, यहाँ पर हमने लेना है टोटल एक्सपेंडिचर। टेबल के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओगे, क्लैरिटी नहीं आएगी। आप फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ कीजिए ऐसे। ये रिप्रेजेंट करता है कि यदि प्राइजेस बढ़े, ये देखो P से बढ़कर P1 हो गए या P से कम होकर P2 हो गए, तब भी टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं है। इस केस में इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। ठीक, अब हम ये जो आपका डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर, ये जो इलास्टिसिटी कर्व है, हम इसके 3 सेगमेंट्स बनाते हैं, AB, BC और CD। BC पार्ट पर इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। 1 से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन होती चली जाएगी। 1 से नीचे आएंगे, इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती चली जाएगी। एक तो ये याद करने का तरीका है। दूसरा, हमने क्या कहा कि जब प्राइजेस बढ़ते हैं टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, प्राइस कम होते हैं टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होता है, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। देखिए प्राइजेस P है, टोटल एक्सपेंडिचर सपोज कीजिए 4 है। प्राइजेस बढ़ गए, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। प्राइजेस और बढ़ गए, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। प्राइजेस कम हो गए, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डीसी पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कीमतें कम होती हैं टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। इलास्टिसिटी लेस देन 1। ऊपर वाले केस में भी हमारा यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन शो होता है। प्राइजेस बढ़ेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, प्राइजेस कम होंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। इसलिए इलास्टिसिटी क्या है? ग्रेटर देन 1। आज हमने इलास्टिसिटी का मीनिंग, इलास्टिसिटी के टाइप्स और 2 मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 3 मेथड्स को स्टडी करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।